नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं और काफ़ी कम समय रह गया। इसी में हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स से रिलेटेड आपके मॉक टेस्ट को मैंने कंडक्ट कराया था। ठीक है, कल मैंने आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। कई बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, किसी बच्चों के मार्क्स 40+ स्कोर किए हैं, कई बच्चों ने 40+ भी स्कोर किए हैं। तो मैं बेटा आपको बता दूं, इसी तरीके से मैं मॉक टेस्ट और भी आपके लिए कराता रहूँगा। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो अभी नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की मिलती रहेगी। और साथ ही साथ बेटा आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, जितने भी आपके दो सेकेंड ईयर में हैं, मैकेनिकल सेकेंड ईयर में, उनसे शेयर कर दीजिएगा कि ये हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। आप लोग टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं सारा टेस्ट आपके लिए करवा रहा हूँ। आप टेस्ट को दीजिए, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, जानिए पहचानिए कि कहाँ मैं किस पोजीशन पे हूँ और कितनी तैयारी हमें करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, मॉक टेस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी। बाकी ये हमारे टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, जहाँ पर मैं सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस आपकी अवेलेबल कराता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, कोशिश करेंगे। आगे भी मॉक टेस्ट में हाइड्रोलिक्स के कराता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो आपकी है बेटा, ये जो वीडियो दे रखी मैंने, ये मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट जो मैंने कराया था उसकी सॉल्यूशन की वीडियो है। ठीक है बेटा, जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो वो लोग बेटा जानते होंगे इस टाइप के क्वेश्चन मैं दिया था और क्या क्या इसके आंसर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए बेटा। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा था कि व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दाब का सही सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। सेकंड है एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू वैक्यूम प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू वैक्यूम प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड डी ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइएगा। हिंदी वाले बच्चे आप लोग देख लीजिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, परम दाब। सबको क्लियर है बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग, परम दाब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब। और गेज प्रेशर को हम लोग कहते हैं गेज दाब। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से सभी लोग बेटा कमेंट करके आंसर बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर जो परम दाब होता है उसका सही सूत्र कौन सा होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, ए बी सी और डी। तो चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। जल्दी से बेटा, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था और काफ़ी बच्चों का ये आंसर सही है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का जो सही फॉर्मूला होता है, जो सही सूत्र होता है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है बेटा, तो सभी को क्लियर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को। परम दाब किसके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब के बराबर होता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लीजिएगा। व्हेन इज अ लिक्विड नॉट टू बी इन अ बॉइलिंग और वेपराइज स्टेट, किसी द्रव को कब क्वथनांक या वाष्पीकृत अवस्था में नहीं कहा जाता है। इफ द प्रेशर ऑन ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर, यदि द्रव पर दाब उसके वाष्प दाब के बराबर है। इफ द प्रेशर ऑन ए लिक्विड इज लेस देन इट्स वेपर प्रेशर, यदि द्रव पर दाब उसके वाष्प दाब से कम है। थर्ड ऑप्शन पढ़ लीजिएगा बेटा, यदि इफ अ प्रेशर ऑन ए लिक्विड इज मोर देन इट्स वेपर प्रेशर, यदि द्रव पर दाब उसके वाष्प दाब से अधिक है। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बॉइलिंग स्टेट में, या हम लोग कहते हैं वेपराइज स्टेट में नहीं होता है लिक्विड, तो कौन सी कंडीशन होती है ऐसी कि किसी द्रव को क्वथनांक या वाष्पीकृत अवस्था में नहीं कहा जा सकता। चार ऑप्शंस दे रखे बेटा, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसीलिए मैंने आप लोग को टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था। तो इसके ऑप्शंस की बात की जाए, अगर हम लोग सी ऑप्शन को देखें, इफ़ द प्रेशर ऑन ए लिक्विड इज़ मोर देन द वेपर प्रेशर, तो जब भी हमारा प्रेशर जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो दाब होता है वह वाष्प दाब या कहते हैं वेपर प्रेशर से जब ज़्यादा हो जाता है, तो वो इस केस में जो बॉइलिंग स्टेट होती है, वेपराइजिंग स्टेट होती है, वो हमारी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, नहीं होती बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही है। क्लियर हो बेटा, सही सभी को, ऑप्शन सी सही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। व्हेन द एंगल बिटवीन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री द लिक्विड बिकम्स, जब तरल के साथ सतह तनाव का कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो तरल क्या बन जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लैट, दूसरा ऑप्शन है कॉनकेव अपवर्ड, थर्ड ऑप्शन है कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटे सभी लोग कमेंट कीजिए, आंसर बताइएगा। जब भी सरफेस टेंशन के लिक्विड हमारा 90 डिग्री, जैसे बात की जाए भाई ये हमारा इसमें पानी भरा है, ये हमारा पाइप है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारी पाइप है जिसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो जब भी सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो कैसा होता है बेटा, वो यू शेप का, इस टाइप का शेप बन जाता है। और ये कैसा होता है बेटा, कॉन्वेक्स अपवर्ड, उत्तल ऊपर की ओर। क्लियर हो रहा बेटा सभी लोग को? ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, जब भी तरल के साथ सतह तनाव का कोण 90 डिग्री अलग होता है तो तरल हमारा उत्तल ऊपर की ओर हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स इन द फ्लूइड इज, द्रवों के अंतर आणविक बल होता है लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड, मतलब ठोस से कम होता है, मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड, ठोस से अधिक होता है, इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड, ठोस के बराबर होता है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो जल्दी से बेटा फटाफट कमेंट करके आंसर सभी लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था और कुछ ही बच्चों का बेटा ये सही है, क्योंकि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपके हाइड्रोलिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स की बात की जाए तो ये जो अंतर आणविक बल होता है, ये हमारा जो फ्लूइड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, वो हमारा सॉलिड से कम होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेज होते हैं, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड। क्लियर हो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेज इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया था मैंने, एन इम्पल्स टरबाइन इज लाइक अ पेल्टन टरबाइन इज, पेल्टन टरबाइन की तरह आवेग टरबाइन होता है। एन ओपन बॉडी एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, वातावरण के संपर्क में खुला शरीर। अ क्लोज बॉडी नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, एक बंद शरीर वातावरण के संपर्क में नहीं है। सी ऑप्शन, ए पार्शली ओपन एंड पार्शली क्लोज, ए पार्शली ओपन और पार्शली क्लोज, आंशिक रूप से खुला आंशिक रूप से बंद। एंड डी ऑप्शन है डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो बेटा आपको बताना है कि जो इम्पल्स टरबाइन होता है वो पेल्टन टरबाइन के जैसे कब होता है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिए बेटा चारों ऑप्शंस। ठीक है, तो जल्दी से बेटा आप लोग कमेंट करके, टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पूछा गया पेल्टन टरबाइन क्या होता है, तो इसका आंसर की बात की जाए, आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, एन ओपन बॉडी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, वातावरण के संपर्क में खुला शरीर। ठीक है बेटा, तभी पेल्टन टरबाइन हमारा इम्पल्स टरबाइन की जैसे वर्क करता है। क्लियर हो बेटा सभी लोग को? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। द फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल इन वन लेयर डू नॉट मिक्स विद द फ्लूइड पार्टिकल अनदर लेयर इज कॉल्ड, वह द्रव प्रवाह जिसमें एक परत में द्रव के कण दूसरी परत के द्रव के कणों के साथ नहीं मिलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लेयर फ्लो, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया था टेस्ट में, इसका आंसर बहुत बच्चों ने सही लगाया है, काफ़ी बच्चों का टेस्ट में आंसर सही है। तो ऐसा द्रव जहाँ पर एक द्रव के कण, जो द्रव के परत होती है उनके कण जो होते हैं दूसरे परत के, जो द्रव के परत होती है उसके साथ नहीं मिलते, तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं, प्रवाह को कहते हैं लैमिनार फ्लो। ध्यान रखना बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बेटा, तो लैमिनार फ्लो ही ऐसा फ्लो होता है जिसमें एक फ्लूइड के पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पर लेयर के फ्लूइड पार्टिकल के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। जनरली ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स इन द फ्लोइंग फ्लूइड, आमतौर पर बहने वाले द्रव्यों में सभी द्रव कण फ्लो एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, निरंतर वेग से प्रवाहित होना, फ्लो एट वेरियस वेलोसिटी, विभिन्न वेगों का प्रवाह होना, फ्लो एट अ वेलोसिटी एज हाई एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतने अधिक वेग से प्रवाहित करना, और डी एन नन ऑफ दी। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो फ्लूइड पार्टिकल जो होती है फ्लोइंग फ्लूइड में, वो कैसी होती है बेटा? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कम बच्चों का इसका आंसर सही था। ठीक है बेटा, तो फ्लो एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, निरंतर वेग से जो प्रभावित होती है उसी को हम लोग
बहने वाले द्रव के सभी कण होते हैं हमारे, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सबको क्लियर हो रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज, किसी द्रव की श्यानता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो श्यानता के बारे में पूछा गया है, ए चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टेम्परेचर, प्रति इकाई तापमान द्रव के घनत्व में परिवर्तन, फ्लो रेजिस्टेंस बाय द फ्लूइड, द्रव द्वारा प्रस्तावित विरोध, फ्लो वेलोसिटी चेंज, प्रभाव वेग परिवर्तन, एंड डी ए नन ऑफ द अबव। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। तो ये 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही विस्कोसिटी से रिलेटेड पूछा गया है, इसकी परिभाषा पूछी गई है। तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, फ्लो रेजिस्टेंस बाय द फ्लूइड। तो हमेशा क्या होता है, जब भी फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड की जो लेयर होती है दूसरे लेयर को बहने का विरोध करती है, अपोजिशन या रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ठीक है, इसी का हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं किसी भी फ्लूइड। जैसे फ्रिक्शन होता है सॉलिड में, घर्षण होता है ठोस में, उसी तरीके से श्यानता जो विस्कोसिटी की बात की जा रही है ये हमारी द्रव्य में होती है, लिक्विड में होती है हमारी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। सबको क्लियर हो रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों का इसका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी कंसिडर्ड एज आइडियल फ्लूइड, निम्नलिखित में से किस द्रव को आदर्श द्रव माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है विस्कस, जिसे हम लोग कहते हैं श्यान। ठीक बेटा, नॉन विस्कस अश्यान, ठीक, कंप्रेसिबल जिसको हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, संपीड़ित, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करने का आंसर बताइए, कौन से फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड माना जा सकता है। तो आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। इसके आंसर की बात की, आंसर कौन सा होगा, नॉन विस्कस, जो अश्यान लिक्विड होते हैं, जिनको हम लोग, जिनकी विस्कोसिटी नहीं होती या विस्कोसिटी ज़ीरो होती, इस तरह के जो लिक्विड होते हैं, जो फ्लूइड होते, द्रव होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आइडियल लिक्विड या आदर्श द्रव हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, सभी को क्लियर हो रहा है, ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शियर स्ट्रेस इन ए स्टैटिक फ्लूइड, स्थैतिक द्रव में अवरूपण बल, अगर हम लोग बात की जाए शियर स्ट्रेस की किसी भी हमारे फ्लूइड में, वो कैसा है, स्टैटिक फ्लूइड है, स्थैतिक द्रव है, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज मैक्सिमम, बिटवीन जीरो टू मैक्सिमम, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए, अगर स्टैटिक फ्लूइड होगा, ठीक है, अगर स्थैतिक द्रव होगा, तो जब स्थैतिक द्रव होगा तो उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई भी गति नहीं होगी, तो इस केस में जो शियर स्ट्रेस होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, ऑलवेज ज़ीरो, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 11 क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सामने आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रेशर, स्पीड, फेदोमीटर, डेंसिटी। तो जल्दी से कमेंट करके सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा। मैनोमीटर की बात की जाए तो मैनोमीटर का यूज़ प्रेशर, दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरिंग मीडियम प्रेशर, मध्यम दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बैरोमेट्रिक सेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर, पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। ठीक है बेटा, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था मैंने टेस्ट में, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप लोग इसी तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, मैंने MCQs अवेलेबल करा दिए हैं, आप हमारे चैनल पर जाके आप लोग देखिएगा। सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ पर आपको जाके आपको MCQs अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाके आप लोग देखिए, वीडियो से तैयारी करिए। इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो क्या होता है बेटा, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। जब भी हम लोग मीडियम प्रेशर या मध्यम दाब नापते हैं वो हम लोग बॉर्डन ट्यूब के थ्रू यूज़ करते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रेशर इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द वेदर नेटवर्क, मौसम नेटवर्क में
किस दाब उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बॉटम ट्यूब प्रेशर गेज, बैरोमेट्रिक सेंसर, पीजोइलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर, पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। तो अगर हम वेदर नेटवर्क की बात की जाए तो वेदर नेटवर्क में कौन सा प्रेशर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो इसके आंसर की बात की है, इसका आंसर क्या होगा? बैरोमेट्रिक सेंसर। ये ध्यान रखना बेटा, सभी लोग जब भी हम लोग वेदर की बात करेंगे तो बैरोमेट्रिक सेंसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेजर्स द डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, गतिशील दाब को मापने के उपकरण। पहला ऑप्शन बॉटम ट्यूब प्रेशर गेज, बैरोमेट्रिक सेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर, पीजो रेजिस्टिव प्रेशर सेंसर। चारों ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा, जल्दी से सभी आंसर कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा सही होगा। डायनेमिक प्रेशर की बात की जाए, गतिशील दाब को मापने के जो उपकरण होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होता है बॉटम ट्यूब प्रेशर गेज। ध्यान रखना बेटा, सभी लोग डायनेमिक प्रेशर्स को जो हम लोग मेज़र करते हैं वो बॉटम ट्यूब के थ्रू हम लोग करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर। 25 मीटर पानी के शीर्ष का दाब कितने के बराबर होता है बेटा? पहला ऑप्शन है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 22500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि जो 25 मीटर हेड होता है तो उसका प्रेशर कितना होता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, आप लोग को 25 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 245 के आसपास। ठीक है बेटा, तो यही होगा हमारा 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हमारा 25 मीटर हेड पे जो हम लोग निकालते हैं बेटा, यही हमारा क्या होता है? प्रेशर होता है, हेड होता है। जो हमारा हेड कैसे निकलेगा बेटा? हेड कैसे निकलेगा बेटा सभी लोग को? तो ये जो हमारी क्या हाइट दे रखी ना बेटा, तो हाइट को हमेशा रो एच से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हेड आता है वो हमारा हो जाता है प्रेशर हेड। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही है। सभी लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन सही, 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट। बर्नौली समीकरण इस धारणा पर आधारित होती है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग। बहने वाले तरल की ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूनिफॉर्म अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन में प्रवाह का वेग समान है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी एक्ट ऑन द लिक्विड। गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर कोई भी बल द्रव पर कार्य नहीं करता। एंड डी एक्शन ऑफ ऑल ऑफ द। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि बर्नौली जो होती है हमारी, उसका एजम्पशंस कौन सी होंगी। जल्दी से सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बर्नौली की एजम्पशन कौन सी होती है? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी लिक्विड फ्लोइंग। सही बात है बेटा, बहने वाले तरल की द्रव की ऊर्जा में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन प्रवाह का वेग समान होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी कभी बदलनी नहीं चाहिए, हमेशा समान सेम रहनी चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है। नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी एक्ट ऑन द लिक्विड। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ के। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, मीन्स ऑप्शन डी हमारा सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को? डी ऑप्शन हमारा सही है। बर्नौली प्रमेय से रिलेटेड कई क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके एमसीक्यू पूछे जरूर जाएंगे। तो बर्नौली प्रमेय आप लोग बर्नौली थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में आया था, द फ्लो इन अ पाइप इज टर्बुलेंट व्हेन द रेनॉल्ट नंबर। अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर तो काफ़ी बच्चों को पता होगा। पाइप में विक्षुब्ध प्रवाह होता है जब रेनॉल्ट संख्या लेस देन 2000 से कम होती है, बिटवीन 2000 टू 2800, 2000 से 2800 के बीच में, मोर देन 2800, 2800 से ज़्यादा। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। आसान क्वेश्चन है। विक्षुब्ध प्रवाह में हमारा जो प्रवाह का वेग होता है उसकी वैल्यू 2800 से ज़्यादा होगी, तभी हमारा क्या होगा? विक्षुब्ध प्रवाह होता है। ठीक है बेटा, ये कब होता है? लेस देन 2000, ये होता है हमारा लैमिनार फ्लो के केस में होता है। बिटवीन 2000 टू 2800, ये कौन सा होता है? ट्रांजिशन के भी इस केस में होता है। ठीक है, और 2800 से ज़्यादा मीन्स हो जाता है टर्बुलेंट, जिसे हम लोग कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह।
ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, सभी लोगों को क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो हमारा 2800 से ज़्यादा 2800 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर दैट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पाइपलाइन, द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन द पॉइंट मस्ट बी मोर देन। एक पाइपलाइन में दो बिंदुओं के बीच प्रवाह होने के लिए इन दो बिंदुओं के बीच का अंतर दाब से अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होता है घर्षण बल, उससे ज़्यादा होना चाहिए। विस्कोसिटी श्यानता से भी ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस फ्रिक्शन, तो तीनों चीज़ें बेटा अप्रॉक्सीमेटली फ्रिक्शन से रिलेटेड है और तीनों हमेशा ज़्यादा होना चाहिए डिफरेंशियल प्रेशर के केस में, तभी हम लोग का फ्लो हो सकता है कि दो पॉइंट के बीच में। ठीक है बेटा, तो तीनों ऑप्शन सही है, मीन्स ऑप्शन जो डी है हमारा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, सभी लोग क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप। किसी भी पाइप में अधिकतम ट्रांसमिशन क्षमता कितनी होती है? 50%, 56.7%, 66.67%, 75%। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन जो पाइप की बात की जाती है वो कितनी होती है हमारी? वो 2/3 होती है टोटल ट्रांसमिशन का। ठीक है बेटा, तो 2/3 मीन्स होता है 66.67%। ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? 19 का ऑप्शन सी सही है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन जो पूछा गया था, फॉर द लैमिना फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप द रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी इज। एक वृत्तीय पाइप में लैमिनार प्रवाह के लिए अधिकतम वेग और औसत वेग का अनुपात होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है बेटा, वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय वी एवरेज कितना होता है लैमिनार फ्लो केस में? ये होता है बेटा 2। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? ये क्वेश्चन आसान था, सभी लोग को फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हैमर ब्लो इन द पाइप अकर ड्यू टू सडन शार्प बेंड, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन स्टॉपेज ऑफ फ्लो, सडन रिलीज ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप। तो जो हैमर ब्लो होता है, हैमर ब्लो में हथौड़े के थ्रू जो ब्लो होता है, बहुत जोर का जो चोट लगती है पाइप में, वो अचानक तीव्र बंकन के कारण, अचानक संकुचन के कारण, अचानक प्रवाह का बंद होना, पाइप से द्रव को अचानक छोड़ना। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में और कुछ ही बच्चों का इसका आंसर सही है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता बेटा आप लोग तैयारी करिए, फिर से पढ़िए, हमारे वीडियोस को चेक करिए, पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू से कई वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर। उस वीडियोस को जाके देखिए, पढ़िए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हैमर ब्लो की पाइप बात की जाए, हैमर ब्लो पाइप में कब होता है? जब हमारा क्या होता है, सडन स्टॉपेज ऑफ फ्लो, अचानक प्रवाह जब बंद हो जाता है, तब इसमें कहते हैं हम लोग हैमर ब्लो हमारा हो रहा है। शार्प बेंड से कोई मतलब नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं होता, रिलीज ऑफ फ्लूइड ये से कोई मतलब नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप डिपेंड्स ऑन, पाइप का घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है? रेट ऑफ फ्लो पर, फ्लूइड डेंसिटी पर, विस्कोसिटी पर, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रिक्शन फैक्टर की बात की जाए तो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे होती है, डिपेंड करती है? तो प्रवाह दर पे भी डिपेंड करती है, फ्लूइड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ऑप्शन जो डी है वही सही होगा। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन फैक्टर जो कि हम लोग एफ की बात करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हेड लॉस में पढ़ रखा होगा फ्रिक्शन फैक्टर, तो वही चीज़ यहाँ पर है। जो घर्षण गुणांक होता है वो किस पर निर्भर करता है? ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिएगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द पाइप इज डबल, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिकम्स। एक पाइप से बहने वाले द्रव का वेग को दोगुना करने पर घर्षण द्वारा होने वाली शीर्ष हानि कितनी हो जाती है? तो ये चीज़ बेटा आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन फैक्टर्स जो हमारा हेड लॉस होता है, हेड लॉस का फॉर्मूला जो होता है HF कितना होता है? 4FLV² /2GD, यही होता है बेटा। ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग डबल कर रहे हैं, v को v² जो है 2v² को v को हम लोग 2v कर रहे हैं, मीन्स 4v² हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स हमारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोगों को?
फॉर्मूले वाइज आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया था 4FL V² वी की जगह अगर 2V लगाएंगे तो 4V² हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स हमारा इंक्रीज कर जाएगा हेड लॉस। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लीजिएगा। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द पाइप फ्लो इज पैराबोलिक इफ द फ्लो इज, पाइप प्रवाह में वेग वितरण की किस स्थिति पर वैलेकार होती है? यूनिफॉर्म टर्बुलेंट, यूनिफॉर्म लेमिनार, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी, रोटेशनल कंप्रेसिबल। मीन्स एक समान और विक्षुब्ध प्रवाह होना चाहिए, एक समान और लेमिनार प्रवाह होना चाहिए, असमान और परिवर्तित प्रवाह होना चाहिए, घूर्णीय असंपीड़ित प्रवाह होना चाहिए। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लें। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की पाइप की बात की जाए, अगर पैराबोलिक होता है तो उस केस में कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? एक समान प्रवाह होना चाहिए, लेमिनार प्रवाह होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तभी हमारा पैराबोलिक फ्लो हमारा बनता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑप्शन सही, बी ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है। इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा गया था टेस्ट में, आप लोग देख लीजिए। वाई आर द सर्ज टैंक यूज इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन में सर्ज टैंक का प्रयोग क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन लॉसेज इन द पाइप, पाइप में घर्षण हानि को कम करना, टू इंश्योर यूनिफॉर्म फ्लो इन द पाइप, पाइप में समान प्रवाह को सुनिश्चित करना, टू रिलीव द प्रेशर थ्रू द वाटर हैमर, जली घाट की वजह से निर्मित दाब को मुक्त करना, टू रिड्यूस कैविटेशन। तो जल्दी से बेटा सर्ज टैंक आप लोगों ने अगर पढ़ा रखा होगा तो आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे। तो सर्ज टैंक की बात की जाए तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। टेस्ट में जो पूछा गया था अच्छा क्वेश्चन है। सर्ज टैंक की बात की जाए तो सर्ज टैंक का यूज़ जो हम लोग करते हैं टू रिलीव द प्रेशर थ्रू द वाटर हैमर, जली घाट की वजह से निर्मित दाब को जो होता है हमारा कम किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन जो सही है हमारा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को? ठीक है बेटा, तो हैमर ब्लो, इन चीज़ों के बारे में, सर्ज टैंक, इन चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कई बच्चों की रैंकिंग बहुत अच्छी आई है, कई बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था टेस्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा इसी तरीके से आप लोग और एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से मॉक टेस्ट भी आपके होते रहेंगे। आप लोग टेस्ट को दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानिए, पहचानिए और देखिए कितनी आपकी तैयारी हो चुकी। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।